नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बसपा का वोट किधर। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत के साथ ही कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। यूपी में 37 साल बाद किसी एक पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बनने जा रही है। भाजपा की जीत पर हर तरफ जश्न का माहौल है। इस जश्न के बीच भाजपा के बड़े नेताओं की चिंता कुछ और है, और वो है कि बसपा के वोटों में गिरावट का फायदा किसे ज्यादा मिला। अभी तक कहा जा रहा है कि बसपा के कारण भाजपा जीती है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। वोटों के प्रतिशत के अनुसार सपा को पिछले चुनाव से करीब 10% ज्यादा लोगों का समर्थन मिला है, जबकि भाजपा को केवल 1.5% ही ज्यादा वोट मिले हैं। सपा के वोट शेयर में आया उछाल ही भाजपा के लिए चिंता का सबब है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यह एक चर्चा का विषय भी है, एक मंथन भी कहा जा सकता है कि आखिरकार जो वोट परसेंटेज होते हैं वो बहुत कुछ बताते हैं। कई बार होता है कि सीटें भी लगभग आसपास होती हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, जो निश्चित तौर पर यह बताता है कि आखिरकार जनता ने किसको किस तरह से, किस जगह से उनको वोट्स ज्यादा मिले हैं। आज भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो एक टारगेट को पूरा किया, या वहां तक वो पहुंची, या वोटिंग परसेंटेज यदि सबसे ज्यादा आया है, तो इसके लिए निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए सोचने की जरूरत है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कंचन द्विवेदी हमारे साथ जुड़ी हैं। कंचन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए अभिषेक बाजपेयी जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले कंचन जी आपसे करना चाहती हूँ। जिस तरीके से चर्चा आज हो रही है कि आखिरकार देखिए, बसपा का जो वोट बैंक था, जो कहा जा रहा था कि एक अच्छा खासा उनका एक प्रभाव वाला क्षेत्र होता है, वो खिसका है, और सीटें कितनी आई ये भी हमने बहुत अच्छे से देखा है। तो कहीं ना कहीं क्या ये फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है या भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये जो वोट बैंक उनका खिसका? क्योंकि उनके खाते में तो महज 1-2 चीजें ही गई हैं, बाकी पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अच्छी खासी सीटों के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो बीजेपी से ज्यादा है। हाँ जी, पहले तो राखी जी बहुत बहुत नमस्कार, और वाजपेयी जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। ठीक कह रही हैं आप कि वोट परसेंट किसका कितना है, क्या अंदर की जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, एकदम उचित है इसको देखना। बस एक बात ध्यान देने जैसी है कि हम अपनी हार का ठिकरा किसी और के ऊपर नहीं छोड़ सकते। ये हमें थोड़ा सा याद रखना चाहिए, थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम किसी और की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम अपनी बात क्यों नहीं कर रहे। हमें पहले अपनी बात करनी चाहिए ना, कि हम हार क्यों गए, हम जीत कैसे गए, हमें कारण भी मालूम होना चाहिए, और हार कैसे गए ये कारण भी मालूम होना चाहिए। अब सीधा सीधा ठीकरा हम जीत का मायावती जी पे थोप दे, या फिर हार का अखिलेश जी सीधा सीधा वाजपेयी जी मायावती जी पे थोप दे, तो ये उचित बात नहीं है। थोड़ा सा हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम क्यों हारे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये लोग बेशक मैं कह सकती हूँ कि जो इनका पहले वाला आंकड़ा था, पहले वाली चीजें थी वो बहुत कम थी, और हमारे हैसियत से बहुत ही ज्यादा जो बीजेपी का लेवल था वो बहुत ऊपर था। और मैं एक बात और आपको आकलन करके बताऊं, ठीक है सीटें बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन एक बात और देखने की है कि जो जाति का समीकरण होता है जिससे ये लोग लड़ते हैं, एमवाई वगैरह वगैरह करते हुए जो आज तक इन्होंने पार्टी चलाई है, इस बार जरूर अखिलेश जी ने थोड़ा बदलने की कोशिश की, लेकिन बदल नहीं पाए, क्योंकि वही होता है ना, जब आपकी न्यूज ऐसी होती है वो कभी बदलती नहीं है, तो वही चलता आया है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो जो इनका परसेंटेज था उससे कहीं ज्यादा हमारा है। हर एक जाति समीकरण को देखते हुए, चाहे मैं ब्राह्मण की बात करूं, चाहे मैं जाट की बात करूं, चाहे मैं एक व्यापारी वर्ग की बात करूं, मैं किसी भी परसेंटेज से बात करूं, तो हमारा वोट परसेंट हमेशा बढ़ता चला आ रहा है। हमने हमेशा से 2017 के भी हम आंकड़ों से अगर कंपेयर करते हैं तो हमारा वोट परसेंटेज बहुत आगे आ रहा है। हमें सभी जातियां फीसदी बढ़ा रही हैं, तो लेकिन इनका अगर हम ग्राफ देखते हैं तो इनका घटता आ रहा है। हाँ, 2 चीजों में इनका बढ़ा है, इस बार भी बढ़ा है। किसमें बढ़ा है? इनका यादव में बढ़ गया है और इनका मुसलमानों में बढ़ गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है, जिसे मोमिन कहते हैं। उनका जो 19% है हमारे उत्तर प्रदेश में, वो आंकड़ा इनके पास गया है, बहुत अच्छा गया। हमारे पास केवल 6% आया है, लेकिन इनके पास। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, बहुत आश्चर्यजनक, वो 6% भी ना हमारे आंकड़ों से
बहुत आगे है। जो पिछला वाला है उससे हमने बढ़ करके 2% बढ़ा लिया, हमारा 8 हो गया। जो 6 था वो पहले था और अब जाकर के हम 8 में आ गए। तो मतलब मोटी मोटा मैं कहूँ कि हर एक चीज में हमें इजाफा हुआ है, हर एक जाति वर्ग में इजाफा हुआ है, हमारी बढ़त हुई है। तो भाई हम कहाँ से इन चीजों के लिए, पहली बात तो हम जीते ही हैं। अगर अंदर वाली बात कर लूं तो परसेंटेज के हिसाब, फीस के हिसाब से देखिए जाए तब भी हम ज्यादा जा रहे हैं। और सीट की अगर मैं बात करूँ ना राखी जी, तो सीट हम कितना कहां से हार रहे हैं और कितना कहां से जीत रहे हैं, इसका आंकड़ा भी होना चाहिए। किसी भी लेवल पर जो हमने सीट जीती है या फिर जो उन्होंने हारी है वो देखने वाली चीजें हैं, कितना कितना लेवल जा रहा है। समीकरण यहाँ से हम देख लेते हैं कि भाई आपने अगर सभी लोगों को देखा होता जो कि आपने इरादे बनाए थे लेकिन वो बन नहीं पाए, तो उसका परसेंटेज आपको दिख रहा है। एक और बहुत दिलचस्प बात आपको बताऊं, कहते थे ये लोग कि जाट बहुत नाराज है, बहुत नाराज है, लेकिन उसका परसेंटेज मालूम है कितना है? इनका जाकर के 33% हो गया, 57% था, लेकिन अब जाकर के 33% बचा है ओनली। और हमारा बढ़ गया पहले से 2017 से अब बढ़ गया। तो कहाँ नाराज है भाई? अगर नाराज ऐसी नाराजगी है तो हमें तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमने कुछ किया है ना, वो तभी बढ़ गया है। आपके केवल ये नैरेटिव चलाने से वो चीजें यहाँ पर नहीं आई और वो आपके लिए नुकसानदायक हो गई। हमने तो बहुत अच्छे से किया, हमने उनके साथ काम किया, हमने उनको समझा, इसलिए वो चीज हमारे साथ जुड़ गई जो आप लोग चाहते थे, भुलाना चाहते थे, वो मुद्दा बना रहे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कहते थे ब्राह्मण बहुत नाराज है। वैसे मैं ब्राह्मण बेटी हूँ और पहले से ही इन चीजों को समझती थी, लेकिन मैं आप लोगों के हिसाब से बात करूं तो हमारे यहाँ ब्राह्मण भी बहुत अच्छे से आया है। जो 2017 का परसेंटेज था 87% था, लेकिन इस बार बढ़ गया 89% हो गया। तो यही बात कह रही थी कि हम सब जगह इजाफा कर रहे हैं, लेकिन आपकी चीजें सब जगह घटती चली आ रही हैं। हाँ, सीटों का मैं मानती हूँ, इस बार आपकी सीट बढ़ी है। बाकी ये चीजें बहुत अंदर की चीजें हैं। अब वाजपेयी जी इन चीजों को समझते होंगे, वो भी बहुत अच्छे विद्वान हैं और मेरे समझदार और तरीके वाले कंचन जी कुछ बातें हैं अब मैं करूंगी, क्योंकि मैं पहले अब अभिषेक जी का भी जरा पक्ष ले लूं, फिर मैं आती हूँ आपके पास। अभिषेक जी, जिस तरीके से एक बात तो अच्छी है जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं निश्चित तौर पर कि 10% जो एक इजाफा हुआ, और अच्छी बात है 2017 की तुलना में जो सपा के वोट है वो 10% बढ़े हैं। आने वाले समय में इसको आप किस तरह से लेते हैं? बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो आई हैं, मतलब और इसके पहले के इलेक्शन में जाऊं, मैं 17 में जाऊं, तब के सीटों का आकलन करूं और आज के सीटों का आकलन करूं, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने ग्रोथ तो बढ़ाई है। बट ठीक है, कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, लेकिन एक अच्छा कड़ा मजबूत कम से कम मुझे लगता है एक विपक्ष बनकर सामने है। तो आगे ये जो वोट परसेंटेज बढ़े हैं इसे कैसे लेते हैं और इसे आप क्या मानते हैं? ये जो बसपा का वोट बैंक खसका, ये किधर गया? देखिए राखी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि या तो उन्होंने आपके प्रश्न को समझा नहीं या तो समझ करके अनभिज्ञ बन गई। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, देखिए हम 2017 की बात नहीं करेंगे, हम उसके पहले की 12 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए 12 में हमारी सरकार थी, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई सरकार जब कोई व्यक्ति या कोई पार्टी हारती है तो उसका वोट परसेंटेज कम होता है, और जो वोट परसेंटेज कम होता है या फिर ज्यादा होता है तो अगर हम उसको सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो आंकड़े अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन हमें इसमें गहनता से समझना पड़ेगा कि वोट परसेंटेज शेयर अलग चीज है और सीटों में कन्वर्ट होना अलग चीज है। दो बहुत ही डीपली समझने वाली बात है, क्योंकि हमारी साथी मित्र बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, और तो मैं इसलिए सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए हमारा जो फोकस है, कि मैं मानता हूं कहीं ना कहीं हमें वोट परसेंटेज जो शेयर मिला है बहुत अच्छा मिला, लेकिन हम उनको सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये हो गई दो बातें। नंबर तीसरी चीज, आप इस बात को समझिए कि जो वोट परसेंटेज, जैसा कि आपका प्रश्न है बसपा का, बसपा की वजह से हमारे समीकरण बिगड़े हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें काउंटिंग की थी, तो उसमें वोट परसेंटेज बसपा का हमारे पास आया जरूर, लेकिन बसपा और जो ओवैसी जी थे तो उनकी वजह से हमारे समीकरण बिगड़े। अगर आप देखोगे तकरीबन हम 100 से नीचे वोटों से अगर हम आ रहे हैं तो 7 सीटें आ रहे हैं, और हम 500 से नीचे हारे हैं जो, तो हम तकरीबन 28 सीटें हारे हैं।
और 1000 से नीचे जो सीटें आ रहे हैं वो लगभग 40 से 42 सीटें आ रहे हैं, और तकरीबन 80 से 85% जो सीटें, 80 से 85 सीटें जो आ रहे हैं वो 2000 से कम वोटों के मार्जिन से हम आ रहे हैं। तो समझने वाली बात है कि तकरीबन 165 का जो आंकड़ा है ये हम सिर्फ 2000 के नीचे वोटों से हम आ रहे हैं, ये हमारे लिए चिंता का सबब है। अगर ये हमने वोट मार्जिन को कवर कर लिया होता तो हम सरकार में होते, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारे मित्र को बधाई है क्योंकि उनको दोबारा टर्न मिला है, उनको अपने जो वादे किए गए हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में उनको पूरा करने का 5 साल समय है। मैं चाहूंगा कि पहले तो नहीं कर पाए लेकिन अब की बार वो उनको पूरा करे। लेकिन जैसा कि आप बराबर, जैसा कि आज का टॉपिक भी है और जो आज का विषय है कि बसपा का खिसकता हुआ जो जनाधार था, काम उस पे है। हमारा जो आने वाले 2024 का चुनाव है उस पे बाकायदा हम जो हमसे गलतियां इस समय हो चुकी हैं उन पे हमारा मंथन है, और अपने वोट परसेंटेज को कैसे बरकरार रखते हुए उनको ऊपर करना है, उन्हीं चीजों पे हमारा काम चालू हो चुका है और हम उन चीजों के आगे बढ़ करके प्रयासरत हैं। ठीक है। कंचन जी, अभी एक बात हो रही थी तमाम जगह की सीटें जीतने का और ब्राह्मण वोट बैंक की भी बात हो रही थी। अच्छा, एक बात है, देखिए जहां की चर्चा पहले हुई थी वहां पे थोड़ा सा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। चाहे आप देखिए आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर सपा जीती, ठीक है, मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। गाजीपुर की 7 सीटों पर सपा ने परचम लहराया। गोरखपुर की यदि मैं बात करूं तो वहां से लगे अंबेडकर नगर में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला। पूर्वांचल में जौनपुर, बलिया और मऊ में भी भाजपा की स्थिति पहले से खराब आई है। सबको छोड़िए, आप तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सटे इलाकों में देखिए, चाहे गाजीपुर हो, आजमगढ़ में भाजपा का खाता नहीं खुला। ये क्या दर्शाता है? क्या ये आने वाले समय के लिए एक, मुझे लगता है, बड़ा मैसेज है कि इसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ पा रही हूँ। देखिए होता क्या है कि आप जहां पर होते हैं ना, उन चीजों का गाइड जो है वो या तो बिगड़ जाता है या फिर किसी कारण से आप वहां हो नहीं पाते हैं। अगर मैं यही बात कर लूं सपा के लिए, तो आप अपनी अपनी मूल सीटों पर हार गए। आपका जो कहने के लिए तथाकथित आपका गढ़ था, वहां पर आप सीटें हार जाते। कैसे भाई? आप सपा का पूरा सिस्टम देख लीजिए, इटावा तक की सीटें हार गए, वहां के जो आसपास के क्षेत्र है वो सीटें हार गए हैं। तो फिर कहने का मतलब वही है ना, जब अखिलेश जी के साथ में ये होता है तो ये सवाल नहीं होता है। लेकिन हाँ, मुझे चिंता है कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जब किसी बड़े नेता का कोई क्षेत्र होता है, कोई अपना एक क्षेत्र दल होता है, वहां पर वो व्यक्ति नहीं जा सकता, वहां पर बहुत लोग नहीं जा सकते और बहुत सारी चीजें होती, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रही हूँ कि ध्यान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें होती है, व्यस्तता होती है, और वही सारी चीजें हैं जो ला करके आपको यहाँ खड़ा कर देती है। वो और फिर एक मैथमेटिक्स होता है, गणित होता है, जो कि यहाँ करहल के साइड में, इटावा के साइड में अखिलेश जी का नहीं चल पाया। एक नैरेटिव बनाया था किसान को लेकर के और वगैरह बहुत सारी चीजों से लेकर बनाया, लेकिन बन नहीं पाया। जैन जी के हिसाब से भी बनाया, फिर भी नहीं बन पाया। इसके बाद तो फिर यही बात हमारे लिए भी लागू हो जाती है कि कभी कभी गणित जो होते हैं वो फेल भी होते हैं। सारी चीजें सामान्य नहीं होती और सारी चीजें हम लोग पूरा नहीं कर पाते, इसलिए ये सारी घटनाएं होती रहती है और ये राजनीति है, इस तरह चलता रहता है। मुझे लगता है कि अब बसपा का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ गया या सपा के तरफ गया, जिसके तरफ भी गया, देखिए जिसको जो करना था, जो आना था, वो तो सामने आ चुका है। लेकिन आने वाले समय के लिए मुझे लगता है कि एक मंथन का विषय है, क्योंकि जब हम कोई दिग्गज होते हैं, उनके जगह से, उनके क्षेत्र से यदि हार रहे हैं पार्टी में होने के बाद या एक अच्छा बड़े चेहरे होने के बाद, तो मुझे लगता है ये देखना चाहिए कि आखिर वहां की जनता का मूड क्या है, क्योंकि हमने तो क्लीन स्वीप भी करते भारतीय जनता पार्टी को देखा है। तो मुझे लगता है कि ये वाली स्थिति तब होती है जब बिल्कुल लहर एक तरफ चल रही हो। लेकिन इस बार के इलेक्शन और इस बार की सीटों ने बताया है कि हाँ, कुछ ठीक है, लहर एक तरफ है लेकिन हवा थोड़ी सी पीछे पीछे भी चल रही है। तो मुझे लगता है ये आने वाले समय के लिए ठीक है। ऐसा ही होता है। बात ये है ना कि जब आदमी काम करता है ना, तो 5 साल के बाद भी उत्तर प्रदेश में आता है, तो ये बड़ी बात है। आप सीट में थे, आप 2012 में थे, लेकिन आपने काम नहीं किया था, इसीलिए बहुत बुरी तरीके से हार गए। राखी जी, मुझे भी बोलने का मौका चाहिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए हमें समझना पड़ेगा कि पहली चीज तो, अगर हमने वहां कहीं से भी, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे अंबेडकर नगर हो, कहीं पे भी
गाजीपुर समेत कहीं पे भी अगर हमने चुनाव जीता है तो वो उस व्यक्ति का गढ़ कहलाने लगता है। और ये तो आदमी के अपने अपने कयास होते कि यहाँ पे ये समाजवादी पार्टी के गढ़ है, यहाँ पार्टी के गढ़ है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले 312 सीटें लगभग जीती हुई थी गठबंधन के साथ। बयान को गलत बता रहे हैं, मैंने तथाकथित देखिए मैंने आपके देखिए कंचन जी मैंने आपकी बात धैर्यपूर्वक सुनी, तो आप भी तो सुनिए। हम आपके उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, मैं तो अपनी बात को रख रहा हूँ राखी जी से। नहीं आप बिल्कुल प्रतिक्रिया दीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझना पड़ेगा हमें कि अगर हमारी सीटें बढ़ी है, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो कहीं भी किसी चीज की लहर नहीं है। आप इस बात को समझ सकते हैं। अगर लहर होती तो शायद 312 की जगह पे 350 की सीटें होती। ठीक है, हमसे मानते हैं कि हमसे गलतियां कई जगह पे हुई हैं, उनका मंथन जारी किए हुए हैं और उन चीजों को आगे आने 2024 में भी आगे दिखेगा उसका नतीजा। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक से एक मंत्री अगर सरकार ने काम किया होता तो एक से एक मंत्री कैबिनेट में रह करके वो हार गए हैं, या कोई छुपा हुआ नहीं है, ये सब वास्तविकता जानते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अब हम तो मंथन कर ही रहे, लेकिन जनता को भी आत्म मंथन करना पड़ेगा कि जो चुनाव लड़ा गया या जो चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दा विहीन चुनाव होगा या फिर हिंदुत्व की और अन्य चीजों पे लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि मुद्दे बहुत जरूरी हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, या किसी भी सेगमेंट में आप चले जाओ तो मुद्दे बहुत जरूरी हैं। क्योंकि आज समय की मांग है, क्योंकि हमारा प्रदेश और देश तभी तरक्की कर सकता है जब हम लोगों को सुखी कर पाए। क्योंकि देखिए धर्म हमें सिखाता है कि कैसे हमें आत्मसंतुष्टि करनी चाहिए और कैसे लोगों की भलाई करनी चाहिए, ये जरूर धर्म हमें सिखाता है। लेकिन रोजगार कैसे देना पड़ेगा ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो अगर लोग अपने हक को मांग रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी कहाँ पे कमी रह गई, उन कमियों को दूर करना है। विपक्ष का काम है उनको आईना दिखाना। अब सरकार माने ना माने वो तो सत्ताधीन है, तो भैया तो हमारा काम हम बखूबी करेंगे। और जनता ने हमें मैंडेट विपक्ष में बैठने के लिए दिया तो बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। हमें तो और खुशी है कि और पूर्ण तरीके से हम 47 से पहले अब 125 आए तो कम से कम पूर्णतया हम जनता की आवाज को जोरदार तरीके से सड़क से सदन तक उठा सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए कंचन जी आप अपनी बात रखिएगा। जी थोड़ी सी बात तो मैं इनकी बात को रख देती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि लहर नहीं थी, मैं बिल्कुल मानती हूँ लहर नहीं थी और हम ये चाहते भी नहीं थे कि किसी भी प्रकार की लहर हो। चाहे 2017 में आपने 2014 में आपने राम 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 का मुद्दा उठा लिया था कि नहीं इसके वजह से नरेंद्र मोदी जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जीत गए या फिर जो भी वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से ये लहर वाली बात आप कर पाए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ये कह पा रहे हैं कि नहीं लहर नहीं थी, तो फिर हम जीत क्यों गए? कोई तो वजह होगी ना, कोई तो कारण होगा ना। और वो कारण वही है कि जब हम काम करके आते हैं ना, जब हम काम से आते हैं या फिर जो जनता का एक हृदय है अगर उसको जीत करके आते हैं। और जनता का हृदय कैसे जीता जा सकता है वाजपेयी जी? कंचन जी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों ने कहा है कि मोदी जी का चेहरा और मोदी जी का जो नेतृत्व है वही जीत दिलाता है। वो एक अलग बात है, वो एक हमारे बहुत बड़े नेता हैं और इसमें नो डाउट एक जो पॉइंट होता है ना कहने वाला, नहीं वो राम मंदिर की वजह से जीत गए, नहीं वो हिंदुत्व की वजह से जीत गए, ये कहा जाता था ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ इसी से माना जाता था कि नहीं वो इसी का फेस है। नहीं, वो विकास का भी फेस है, वो केवल इसका फेस नहीं है। और विकास का फेस से ही वो आज इस बार सत्ता में है। आदरणीय योगी जी सत्ता में है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इतनी खुशी हो रही है कि हमारे यूपी से इतना बढ़िया उनके लिए तोहफा जा रहा है। जो हमारा उत्तर प्रदेश अक्सर हमारे राखी जी जैसे लोग सब लोग चैनल वाले बताते हैं कि कितने वर्षों से 37 वर्षों से नहीं आया है वो जो दौर, वो आज पलट करके आया है। तो फिर इसमें देखने वाली बात है। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आप बार बार कह रहे हैं ना, दूसरा पॉइंट आपने बोला कि काम नहीं किया है। भाई काम नहीं किया होता ना, हमने पहले पॉइंट में बोला था
वो मैं अब बता रही हूँ, काम नहीं किया होता ना तो हम इस समय यहाँ नहीं होते, आप यहाँ होते, क्योंकि उस समय याद कर लीजिए। और एक बात जो आप कह रहे थे ना 2017 क्यों देखना, 2022 में चल रहे हैं, अगर हम 2017 नहीं देखेंगे आपके लिए नसीहत है बात भेजिए, थोड़ा सा पीछे पलट करके देख लीजिए कि हमारी खामियां क्या है, हमारी खूबियां क्या है, हम तभी आगे चल सकते हैं और वर्तमान संभाल सकते हैं। अगर पहले से कदम नहीं संभालेंगे ना तो फिर वर्तमान भी नहीं संभलेगा और भविष्य भी नहीं संभलेगा। ठीक है। मैं नसीहत हाँ दे रही हूँ कि अभिषेक संभल जी जाए। बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। देखिए राखी जी, हमारे मित्र बोलना भूल गए कि देखिए, जैसा कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, इनकी बात का समर्थन करता हूं कि पीछे बिल्कुल हमें देखना चाहिए, और उसी पीछे को हमने देखा तो हमारी सीट और वोट परसेंटेज बढ़ा, यह सामने साक्ष्य है। नंबर दूसरी बात, जैसा कि अभी हमारी मित्र बोल रही थी, तो शायद भारतीय जनता पार्टी देखना भूल गई कि 312 से लेकर के आज नीचे आ गई। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं कि देखिए, अगर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया होता तो शायद मुझे लगता है कि सीटों का मैंडेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता और वोट परसेंटेज जो हमें मिला है वो हमें कम मिला होता और उनका वोट परसेंटेज और बढ़ गया होता। आपका ग्राफ गिरा है, सीटें जरूर बढ़ी है लेकिन परसेंटेज गिरा है, थोड़ा सा देखिए। मुझे लगता है या तो आप पढ़ के नहीं आई हैं या तो मुझे लग रहा है कि आपने राखी जी की बातों को सुना नहीं। मुझे लग रहा है राखी जी की बातों को आपने सुना नहीं कंचन जी 2017 की तुलना में सपा का 10% वोट बैंक बढ़ा है 2017 की तुलना में। बड़ा है ना, ऐसा नहीं कि हमारा घट गया। आप ये करें कि नहीं हम सीटों से घट गए तो इसका मतलब है कि हम वोट परसेंटेज से घट गए। अब देखिए, बीजेपी का 1.5% का इजाफा हुआ है कंचन जी। मुझे लगता है कि राखी जी, कंचन जी को शायद इतना धैर्य नहीं है कि दोबारा सरकार है तो बिल्कुल जोश में है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन दूसरी चीजों को शायद मानने की जरूरत नहीं होगी, तो वो उनके ऊपर है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि देखिए वगैरह राजनीति में कुछ नहीं होता है। कंचन भी राजनीति में वगैरह कुछ नहीं होता है, इस बात को समझिए। और जिस डबल इंजन की सरकार की आप बात करती थी उनमें तो योगी आदित्यनाथ जी का इंजन तो फेल हो गया। अगर उन्होंने काम किया होगा तो मुझे लगता है कि शायद मुझे लगता है एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा होगा, ऐसे तो कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। नहीं, देखिए कंचन जी आप बिल्कुल मत मानिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को मानिए, लेकिन राखी जी को और बाकी जो दर्शक सुन रहे हैं उनको मानना होगा, अगर मेरी बात से वो संतुष्ट होंगे तो। देखिए राखी जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता, डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है, एक इनकी सीटें कम आने का मतलब ये हो गया कि योगी आदित्यनाथ जी का इंजन जो था वो फेल हो गया, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, अकेले सेनापति थे जो पूरी पार्टी को लेकर के चल रहे थे और पुरजोर तरीके से लेकर के चल रहे थे, लेकिन आप देखिए कि केंद्रीय नेतृत्व को आ करके जहां पे सपोर्ट करना पड़ा, सपोर्ट अगर ना किया होता तो भारतीय जनता पार्टी की आप स्थिति समझ सकते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी ना आए होते, अमित शाह जी ना आए होते तो उनकी स्थिति क्या होती, क्योंकि वो डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं और फेस पे पहले लड़ रहे थे योगी आदित्यनाथ जी के, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के फेस पे जब चुनाव लड़ा तो आप देखिए कि उनकी सीटें कम हो गई, और जब यही फेस जब योगी आदित्यनाथ जी नहीं थे तब नरेंद्र मोदी जी के फेस पे चुनाव लड़ा गया, तब सीटें कितनी थी, तो आप समझ सकती हैं चीजों को। देखिए मुझे बताने की कुछ जरूरत नहीं, जनता जनार्दन और जनता सब जानती है, हमसे गलतियां हुई हैं तो हम उनका मंथन करके आगे दुरुस्त करेंगे, इसमें हमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि वोट बैंक परसेंटेज, देखिए वोट बैंक हमारा बढ़ा है और हमारी सीटें जरूर कम है, लेकिन मैंने आपको जैसा कि अपने वक्तव्य में बताया कि कितने मार्जिन से हमारी सीटें कम हुई, क्योंकि मैंने उस चीज को हमने एनालिसिस किया हुआ और भी चीजें करना, तो उन वोट परसेंटेज जो शेयर हमारा कम हुआ है जिसको हम सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए, किस जगह पे हमें काम करना है 2024 तक के लिए और उसके आगे भी कैसे काम करना, हमने पूरी रूपरेखा बनाना तैयार कर दी है, क्योंकि समय बहुत कम है, 2 साल का 2024 आने वाला है, तो इसलिए हमने रूपरेखा बनाना तैयार कर दी है और आगे आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी आपको दिखेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए जो जीता वही सिकंदर, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, सरकार बन रही है, बहुत अच्छी बात है, एक मजबूत विपक्ष भी लेकिन इसके साथ मिला है। और बसपा की जहां तक बात है कि बसपा का वोट किधर गया है,
तो देखिए डिवाइड होकर आया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक वर्ग को नुकसान है दूसरे को फायदा है, समेटने की कोशिश की गई है। लेकिन 2017 से यदि हम तुलना करें तो निश्चित तौर पर एक वोट का परसेंटेज जो है वो समाजवादी पार्टी का बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का उससे कंपैरिजन में कम आया है। तो मुझे लगता है किसका वोट बैंक किधर गया ये इनको मंथन करने की जरूरत है आने वाले समय के लिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।